केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 27 ऑफ अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 27 अक्टूबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सूखा पाइका रिवर को, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो इसी के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं देखने को मिलता इस पूरे पार्क के अंदर। तीसरा आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर पाई जाती है नेचुरली। देन ये 3 स्टेटमेंट हो गए कंप्लीट। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी है PM मोदी से कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए। अब क्यों करी है ये रिक्वेस्ट, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, इनका क्या यहाँ पर तर्क है इसके पीछे का कहने का। इनका कहना यहाँ पर यह है, देवी देवताओं को जो आशीर्वाद है वो इससे मिलता रहेगा अगर नोट के ऊपर इन दोनों की ही तस्वीर होगी तो। इन्होंने यहाँ पर बोला यह है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इकोनॉमी लगातार कंट्री की डाउनवर्ड्स में आपको देखने को मिल रही है। हम लोग अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को भी यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, एक अमीर देश बनना है। तो हम सब चाहते यह हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर अमीर बनकर निकलें। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे हम लोग को प्रयास करने की ज़रूरत है, बहुत सारे अलग अलग काम करने की ज़रूरत है, स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन इन्होंने फिर बाद में यहाँ पर ये बोला कि अगर आप लोग देखोगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा तो नतीजे आते रहेंगे, तो इसी वजह से जो करेंसी है उसके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का यहाँ पर पिक्चर होना चाहिए। फिर कहना यह है कि देखो जो गांधी जी का तस्वीर है वो ऐसे ही रहना चाहिए, उसको नहीं हटाओ, है ना। जो पुरानी करेंसी है वो वैसे ही रहे, लेकिन जो नए नोट हैं वो यहाँ पर एक नई सीरीज़ निकाली जाए करेंसी की। जो नए छपने वाले नोट होंगे उस पर लक्ष्मी जी गणेश जी का जो फोटो है वो यहाँ पर छापा जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इनका ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। देन बाद में ये मेंशन करते हैं कि इंडोनेशिया में जो 20,000 रुपये का नोट है ना, इस पर भी गणेश जी का फोटो आपको देखने को मिलता है। इसी से तुलना करते हुए केजरीवाल ने बोला
कि ऐसा भारत में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जब इंडोनेशिया का ये 20,000 रुपये का नोट देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये गणेश जी का पिक्चर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरा इशू जो है कल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। बाकी ये जो मैंने आपको बताया है, आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या कहना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो आज हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, कुछ यूनिक आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। सभी चीज़ों को हम लोग कंपाइल करके कवर करेंगे विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। तो ओवरऑल चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर कर चलते रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला आर्टिकल देखने को मिलता है वो बात करता है मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में। देखो, एक बांध को लेकर बहुत लंबे समय से एक डिस्प्यूट बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। तो इस मुल्ला पेरियार डिस्प्यूट के बारे में आज हम लोग बहुत सिंपल से शब्दों में समझेंगे आखिरकार ये है क्या। देखो, पहले करंट इशू क्या है इसको समझते हैं। मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट को लेकर जो केरला की सरकार है, इन्होंने एक 6 मेंबर की टेक्निकल कमेटी को बना लिया है। और वो जो कमेटी है वो क्या करने वाली है, एक पूरा तरीके से प्लान तैयार करके देने वाली है आने वाले 3 महीनों के अंदर। और वो प्लान किस चीज़ को लेकर होगा, वो प्लान होगा केरला के अंदर। देखो, ये जो डैम है ना मुल्ला पेरियार डैम, ये आपको केरला में ही देखने को मिलता है। और इस डैम के जस्ट नीचे आपको इदुक्की डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है। तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक खतरा बना हुआ है इस डैम से, ऐसा यहाँ पर केरला इस बात को रखता है। तो केरला इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एक कमेटी को बनाया है, 6 मेंबर की कमेटी है, जो कि आने वाले 3 महीनों के अंदर एक रिपोर्ट को तैयार कर देगी और बताएगी कि इमरजेंसी एक्शन प्लान कैसे लिया जा सकता है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में, कैसे यहाँ पर काम किया जा सकता है। अभी आपको चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सी लग रही होंगी, लेकिन अभी मैं जब आपको बैकग्राउंड बताऊंगा ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार इस कमेटी को क्यों बनाया गया और क्या है मुद्दा। जो आपको ये पिक्चर में डैम दिख रहा है, इसको हम लोग मुल्ला पेरियार डैम के नाम से जानते हैं। अब ये डैम जो है ना, इतना चर्चा में क्यों रहता है, इसके पीछे के 2 रीजंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, ये जो डैम है इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी रहती है, विवाद बना रहता है, ये 2 स्टेट्स के बीच में है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक तरफ केरला है और दूसरी तरफ तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच में ये विवाद बना हुआ है। अब विवाद क्यों बना हुआ है, आप दूसरा रीज़न को सुनना। विवाद इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो डैम है ये कहाँ पर स्थित है, केरला के अंदर। लेकिन इस डैम के ऊपर जो पूरी तरह से कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसका है, यानी इस पूरे डैम के ऊपर हक किसका है, वो है तमिलनाडु का। यानी कि इस डैम का जो एक बूंद भी पानी है वो केरला इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सारा का सारा पानी कौन यूज़ करता है, तमिलनाडु यूज़ करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, डैम केरला में है, पानी तमिलनाडु यूज़ करता है, तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही है। तो उसी वजह से यहाँ पर एक पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अब वो है क्या इशू, आओ मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। उससे पहले ये भी बता दूं कि इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस में टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज का और जीएस पेपर नंबर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो इन दोनों से ही इसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो, बात यहाँ पर यह है, अगर आप लोग इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो इस डैम का, तो बात आती है यहाँ पर 1895 की। 1895 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था, या फिर आप कह सकते हो अंग्रेज़ जब राज कर रहे थे उस समय पर, तो 1895 में होता यहाँ पर यह है कि उस समय जो केरला है ना, वो त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा। तो उसी समय पर एक अग्रीमेंट किया जाता है। अग्रीमेंट ये किया जाता है कि तमिलनाडु के लिए एक डैम बनाया जाता है केरला के अंदर। ठीक है ना, तमिलनाडु के लिए केरला में एक डैम बनाया जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, मुल्ला पेरियार डैम के नाम से। तो मुल्ला पेरियार डैम केरला में है, लेकिन तमिलनाडु का पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल है। अब होता यहाँ पर यह है कि उसी समय पर 1895 के समय पर ये जो डैम है ना, ये डैम बेसिकली केरला में है, लेकिन इसको तमिलनाडु को दे दिया जाता है कितने साल के लिए, लगभग 999 ईयर्स के लिए, 999 साल के लिए लीज पर इस डैम को दे दिया जाता है। और ये कहानी 1895 की है, मतलब आज से लगभग 126 साल पहले की है। तो आप ये भी कह सकते हो इनडायरेक्टली कि ये जो डैम है ना, ये लगभग 126 साल पुराना है। इतना पुराना यहाँ पर डैम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डैम में आ रही होंगी। तो ये जो डैम है ये केरला में था, लेकिन यहाँ पर इसको तमिलनाडु को दे दिया गया कितने साल के लिए, लगभग 1000 साल के लिए लीज पर दे दिया गया, रेंट पर दे दिया गया कि तमिलनाडु इसका इस्तेमाल करेगा। तो आज के टाइम पर तमिलनाडु उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ये जो डैम है ना, ये लगभग 126 साल पुराना है। तो बहुत सारे डैम के ऊपर क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं, बहुत कमज़ोर सा हो चुका है ये डैम।
होता यहाँ पर यह है कि इसी वजह से केरला जो है अपना कंसर्न दिखाता है। केरला थोड़ा सा चिंता में है। क्यों? क्योंकि ये जो डैम है ना, इसके जस्ट नीचे इदुक्की डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, जिसके लिए पूरा एक्शन प्लान रेडी किया जा रहा है। तो केरला का कहना यहाँ पर यह है कि इस डैम के अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो जो पानी है वो कहीं ना कहीं जो रेनी सीज़न आते हैं, बारिश वगैरह आती है, तो उसमें और ज़्यादा भर जाता है। जब डैम में पानी भर जाता है तो ये बाहर गिरने लगता है, और इससे आने वाले टाइम पर दिक्कत यह है कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी तरह से बाढ़ आ सकती है। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को ये डैम अपने साथ में बहा ले जाएगा, और यहाँ पर डैम के अंदर बहुत सारे क्रैक्स वगैरह हैं, बहुत पुराना हो चुका है, तो इसके टूटने के भी चांसेस हैं। और अगर यहाँ पर ये टूट गया तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को अपने साथ में बहा ले जाएगा। तो केरला का यहाँ पर ये एग्जैक्टली कहना है कि पानी का इस्तेमाल आप करो, आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, बस खाली यहाँ पर जो टैंक है वो आपने हमारे घर पर रख रखा है, लेकिन अगर ये टैंक फूटा तो इससे नुकसान हमको होगा, आपको कुछ नहीं होगा, जबकि पानी का इस्तेमाल सारा का सारा आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है। क्लियर हुआ? अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। केरला के अंदर ये डैम सिचुएटेड है, तमिलनाडु का पूरी तरह से इस डैम के ऊपर कंट्रोल है। डिस्प्यूट हमने समझा कि आखिरकार डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि मुल्लापेरियार डैम में जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बारिश वगैरह के समय पर। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐड करने में भूल गया, कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में तमिलनाडु से एक बात ये भी बोली थी कि भाई आप एक काम ये करो कि जो ये डैम है ना, इसके अंदर जो पानी की लिमिट है वो लगभग 139 फीट रखना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें पानी का जो लिमिट है, जो पानी की हाइट है वो 139 फीट तक रखो, क्या दिक्कत है। लेकिन तमिलनाडु बोलता है नहीं, अगर हम इसमें पानी कम रखेंगे ना तो यहाँ से जो पानी हम लेकर जाते हैं तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। तो तमिलनाडु ने ये बोला कि हम 139 नहीं 142 फीट यहाँ पर पानी को रखेंगे। जबकि केरला भी यही बात बोलता है कि भैया पानी का स्तर थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि अगर ये टूटा तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। क्लियर हुई बात? मुल्लापेरियार डैम समझ में आया, क्या कंट्रोवर्सी है समझ में आई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया। नाउ अब मुल्लापेरियार डैम को लेकर कुछ फैक्ट्स जान लो जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे पहली बात, ये डैम स्थित कहाँ पर है? ये डैम केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, समझ में आ गया। लेकिन डैम नदी के ऊपर बनेगा, ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ये बेसिकली दो नदियाँ जहाँ पर मिल रही हैं ना, वहाँ पे बना हुआ है। क्योंकि इस डैम को हम लोग मुल्लापेरियार के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, एक नदी है मुल्लयार और एक नदी है पेरियार। दोनों नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है ना यहाँ पे जो मिल रही है, यहीं पर ये डैम बना हुआ है। क्लियर हो गया? नाउ ये जो पूरा डैम है ये बेसिकली आपको पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है। इसको ऑपरेट और मेंटेन करती है तमिलनाडु की सरकार, और ऑपरेट मेंटेन करते हुए सारा पानी का इस्तेमाल भी तमिलनाडु ही करता है। और यहाँ पे जो पानी है इसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर लगभग 1000 साल के लिए जो रेंट पर दे दिया गया था तमिलनाडु को ये वाला जो डैम है ये बेसिकली हैंड ओवर कर दिया गया था। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब जब बात आती है नदियों की, तो यहाँ पर पेरियार नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपने यहाँ पर पेरियार नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लेना है, क्योंकि डैम इसी के ऊपर स्थित है। तो जब बात आती है पेरियार नदी की, तो पेरियार नदी बेसिकली एक लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे केरला के अंदर। कितनी लेंथ है इसकी? लगभग 244 किलोमीटर की लेंथ वाली ये नदी देखने को मिलती है। इसको हम लोग केरला के अंदर लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया यहाँ पर, आपसे डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, लाइफ लाइन ऑफ केरला क्या है? तो बेसिकली वहाँ पर एक नदी है जिसको हम लोग पेरियार नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब ये पेरियार नदी निकलती कहाँ से? ओरिजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी नदी पढ़ा करो ना, कहाँ पर लोकेशन है वो समझ लिया, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर गिर रही है, दूसरा पॉइंट वो कवर कर लिया। तीसरा पॉइंट ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये 3 पॉइंट हमेशा कवर करा करो जब भी कोई भी रिवर न्यूज़ में आती है, क्योंकि हमेशा जब भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है तो इन्हीं 3 चीज़ों से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेरियार रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के जो शिवागिरी हिल्स है वहाँ से निकलती है, और ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू बहती हुई निकल जाती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? तो पेरियार की मेन सहायक नदियाँ के अंदर मुथिरापुझा, देन मुल्लयार, देन चेरुथोनी, देन उसके बाद पेरिंजनकोती। ये आपको कुछ अलग अलग मेन ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं पेरियार नदी की। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ चुका है क्या सिचुएशन चल रही है।
तो बेसिकली यहाँ पर केरला ने इसी वजह से 6 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर क्या करेगी, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान की पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करेगी। और वो जो प्लान है वो आने वाले टाइम पर सबमिट किया जाएगा कि कैसे हम लोग को यहाँ पर पूरी तरह से जो डैम है वो मैनेज करना है, कैसे जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है जो डैम के नीचे आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये पूरी तरह से स्थित है ये डैम, उस इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो नुकसान होगा कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी, जो कि आने वाले 3 महीनों के अंदर आएगी। तो तब ये आर्टिकल चर्चा में आएगा तो वापस से डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है बर्ड फ्लू के बारे में। तो इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर सकते हो। क्या कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, देखो बर्ड फ्लू के केसेस कंफर्म करे गए हैं हरीपद के अंदर, और यहाँ पे हज़ारों जो बत्तख हैं उनकी मृत्यु हुई है इस बर्ड फ्लू की वजह से। इस वजह से यहाँ पर ये बर्ड फ्लू न्यूज़ में है। तो कहाँ पे बर्ड फ्लू यहाँ पे निकल कर आया है, तो केरला के अंदर। ये न्यूज़ पे केरला की है। तो केरला के अंदर जो बेसिकली हरिपद म्यूनिसिपल एरिया है, यहाँ पर ये बर्ड फ्लू कंफर्म करा गया है। बर्ड फ्लू के केसेस पाए गए हैं। 2 फार्मर्स, 2 किसान थे जिनके पास में 20,000 के आसपास बत्तख हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे पिछले केवल 1 सप्ताह के अंदर 1500 से ज़्यादा बत्तखों की जान जा चुकी है। उसके पीछे का रीज़न है ये बर्ड फ्लू की वजह से जान गई है। ये तो बस खाली आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन है, करंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको खुद से कलेक्ट करनी होती है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और यहाँ से यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको मैं आगे दिखाऊंगा। नाउ जब बात की जाती है बर्ड फ्लू की, तो देखो जो ये बर्ड फ्लू है ना, ये आपको अभी रिसेंटली भी देखने को मिला था न्यूज़ में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर इसके केसेस पाए गए थे। केरला में बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर आए थे। तो आज से लगभग 4 महीने पहले भी न्यूज़ में था, जनवरी में भी न्यूज़ में था, और पिछले साल भी न्यूज़ में था। ये पॉइंट हमेशा न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो बर्ड फ्लू को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू, ये बेसिकली यहाँ पर हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है। ज़्यादा फैलने वाली बीमारी आपको ये देखने को मिल जाती है। टाइप ए वायरस यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइप ए वायरस, कौन सा टाइप ए वायरस? इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जैसे कि चिकन हो गया, यानी कि जो मुर्गे हो गए, टर्की हो गया, तो बेसिकली इन सभी जानवरों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है ये बर्ड फ्लू। यानी जो हमारी बर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आने वाले जो भी जानवर हैं, उन्हीं को यहाँ पर ये अफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब उसके बाद मेंशन यहाँ पर किया जाता है कि इस वायरस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स उनकी डेथ तक हो जाती है। पहली बात तो जो एग का प्रोडक्शन है वो पहले कम कर देती हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जो चीज़ें अभी रिसेंटली भी देखने को मिली है। अगर हम लोग बर्ड फ्लू का इतिहास देखें तो क्या ये इंसानों में भी फैलता है? तो 1997 की बात है, सबसे पहली बार यही समय था जब किसी ह्यूमन के अंदर बर्ड फ्लू पाया गया था, ठीक है ना। तो बर्ड फ्लू ह्यूमन के अंदर फैल सकता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बर्ड फ्लू है ना, ये जो ह्यूमन के अंदर पाया गया था वो बेसिकली H5N1 वाला स्ट्रेन था, ठीक है ना। वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, तो H5N1 वाला वो स्ट्रेन देखने को मिलता था। ऐसे यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ह्यूमन्स टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जानवर से इंसान में फैल जाता है, लेकिन इंसान से दूसरे इंसान में फैलना काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। पहली बात तो इंसान अगर किसी बर्ड के कांटेक्ट में आता है जिसको बर्ड फ्लू पूरी तरह से हुआ है और उस बर्ड की मृत्यु हो गई, उसके कांटेक्ट में आता है, तब यहाँ पर ये बर्ड फ्लू फैलने के काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति को ये बर्ड फ्लू होता है तो इससे उसके अंदर जो सिम्टम्स, जो लक्षण है वो क्या क्या दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देखोगे उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो बेसिकली यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद में बुखार होना, कफ होना, थ्रोट में पेन होना, या फिर पेट में दर्द होना, डायरिया होना, ये कुछ यहाँ पर सिम्टम्स होंगे जो कि बर्ड फ्लू के केसेस के अंदर दिखाई पड़ते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, है ना। एंटीवायरल ड्रग का हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं, स्पेशली जैसे कि यहाँ पर नाम भी दिया गया है ओसेल्टामाविर। जो ओसेल्टामाविर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमंस के सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकता है, उनको यहाँ पर बचा सकता है इस बर्ड फ्लू से, ठीक है ना। और आप देखोगे इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या था, H1N1 वायरस कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं,
ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी डेंगू या फिर ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी स्वाइन फ्लू। तो H1N1 जो फ्लू है ना वो बेसिकली स्वाइन फ्लू है। बर्ड फ्लू वाला फ्लू अलग है, ये मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, वो बेसिकली H5N1 है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, जो स्वाइन फ्लू होता है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि कौन से वायरस की वजह से देखने को मिलता है, वो है H1N1 वाला जो फ्लू है, वो बेसिकली स्वाइन फ्लू कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो फिर आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट रखा है हमने 5K प्लस लाइक्स का, जो कि डेली बेसिस पर रखते हैं। तो आज भी आप लोग को यहाँ पर ये टारगेट अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको सभी को पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पार्टिसिपेट किया करो यार। आपके जब आंसर्स आते हैं तो एंगेजमेंट आपका बढ़ता है। मैं काफ़ी सारे लोगों के नाम जो है फिर वो याद रख पाता हूँ। काफ़ी सारे जो प्रोफाइल्स है वो याद होने लगते हैं जब आप लगातार एक्टिव रहते हो कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है ना, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, उन सभी से यहाँ पर इसको लिंक किया जा सकता है। तो क्या बात की जा रही है, इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो क्या करने वाला है, नेविक सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, इस सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। तो हमारा जो इसरो है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग नेविक सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर नेविक सिस्टम क्या है। देखो, नेविक सिस्टम को समझने से पहले आपने समझना होगा जीपीएस। अच्छा, आपने जीपीएस के बारे में सुना होगा, कहोगे हाँ सुना है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। आप इसी जीपीएस का यूज़ करते हो, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इस जीपीएस का मतलब जीपीएस को डाला गया है, जिसका आप इस्तेमाल करके मैप्स वगैरह देख पाते हो, है ना। आप मैप्स देख पाते हो, अपना ऑर्डर देख पाते हो, सब कुछ यहाँ पर ट्रैक कर पाते हो। मैप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है, किसकी वजह से, जीपीएस की वजह से, क्योंकि इस जीपीएस के अंदर जो सैटेलाइट्स है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं, और वो जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो सब जीपीएस के थ्रू किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है जो जीपीएस वाला सिस्टम है ना, ये यूएसए का है, यानी यूएसए इस पूरे सिस्टम को ओन करता है। तो हम लोग अमेरिका का ये वाला सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या भारत का खुद का इस प्रकार से कोई पोजीशनिंग वाला सिस्टम नहीं है? तो अभी तक नहीं था, हम इसको डेवलप कर रहे थे, बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। डेवलप तो हमने इसे 2018 में ही कर लिया था, लेकिन फिर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो बेसिकली अब यहाँ पर फिर से ये न्यूज़ में आ चुका है नेविक, ठीक है ना। ये इंडिया का आपको नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नेविक के नाम से जानते हैं। नेविक की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जैसे ये अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है ना, वैसे ही भारत का ये नेविक सिस्टम है, जो कि भारत के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लोकेशंस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। इसके तहत हम लोगों ने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रखा है, और वो सैटेलाइट आपके फ़ोन में इन्फॉर्मेशन देती रहेगी जब इस नेविक सिस्टम को आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसी वजह से रिसेंटली सरकार ने बोला भी था मोबाइल फ़ोन कंपनी से कि अब इंडिया के अंदर नेविक सिस्टम को डालना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे जो इंडिया के अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर नेविक सिस्टम को इंक्लूड करना होगा, ताकि जो अमेरिका वाला जीपीएस सिस्टम है इसके ऊपर डिपेंडेंसी को हम ख़त्म कर कर अपने खुद का जो नेविगेशन सैटेलाइट वाला सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर सकें। क्लियर हुई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलता हूँ। नेविक सिस्टम को ही अभी के टाइम पर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नेविक टेक्नोलॉजी के बारे में जाननी चाहिए। पहली बात, ये बेसिकली एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि आपको मैप की लोकेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है ना। वो इसी की मदद से मिलेगा। इसको डेवलप किया है इसरो ने। मैं आपको बता दूं, ये नाम है नेविक, है ना। इसको नेविक के अलावा एक और नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है, IRNSS। इसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो दोनों ही नाम सेम है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत पालना दिमाग में इस चीज़ को लेकर कि IRNSS क्या है और नेविक क्या है, दोनों ही सेम है। अब बात यहाँ पर यह है कि नेविक सिस्टम क्या करेगा, इंडिया के अंदर आपको सारी पोजीशनिंग देगा।
भारत के अंदर जितनी भी पोजीशनिंग को लेकर, मैपिंग को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेगी। और भारत के अलावा लगभग आप कह सकते हो हमारे बाउंड्री से 1500 किलोमीटर का और जो एक्स्ट्रा एरिया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये कैप्चर करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को ये दे सकता है। ठीक है ना। ये दो प्रकार की सर्विसेज देगा, एक होती है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस वो होती हैं जो कि सभी लोगों को मिलेंगी, आप सभी लोग इन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सर्विस वो होती हैं केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स को मिलेंगी। ठीक है ना, जो यहाँ पर रिकग्नाइज्ड यूजर्स होंगे उन्हीं को यहाँ पर ये दी जाएंगी। नाउ ये जो IRNS सिस्टम है ना, या फिर नेविक सिस्टम है, इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत एक्यूरेटली आपको ये सारी लोकेशंस प्रोवाइड करवाएगा। प्रेजेंट टाइम पे यानी अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर 7 एक्टिव सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। 7 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि कहाँ पर लोकेटेड हैं, अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर। फिर से बोल रहा हूँ, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये 7 सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च करी हैं। और ये ही 7 सैटेलाइट हमारे पूरे पृथ्वी का जो भी मैप है, सॉरी इंडिया का जो पूरा मैप है, उसको तैयार कर कर आपको सारी लोकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन में देंगी। यानी इन सैटेलाइट्स की मदद से ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो ही नेविक टेक्नोलॉजी कहलाएगी। अब ये जो 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, तो किसी ऑर्बिट पर लॉन्च किया होगा। सैटेलाइट को हम ऑर्बिट पर लॉन्च करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी ऑर्बिट नज़र आती है, वो बेसिकली होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और साथ ही साथ में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इस वाले ऑर्बिट पर 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। हो गई ना 7 सैटेलाइट। तो इन 7 सैटेलाइट को यहाँ पर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लॉन्च किया गया। अब आप कहोगे सर ये दोनों ऑर्बिट हैं क्या? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जो कि आपको पृथ्वी के इक्वेटर पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से ये ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, बीच में आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, है ना। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर मैं इस प्रकार से ऑर्बिट बना दूँ ना, समझ लो ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये इक्वेटर पर है, क्योंकि बीच में इक्वेटर होता है आपका। तो इक्वेटर पर है, तो ये कौन सा ऑर्बिट कहलाता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा होता है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको थोड़ा सा टिल्टेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये भी आपको 36,000 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ना, उसकी खास बात क्या है? जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है गोल गोल, आपको पता होगा पृथ्वी एक तो सन के अराउंड घूम रही है, सूर्य के अराउंड घूम रही है, एक अपने ही ऑर्बिट पर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे घूमती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से जब घूमती है ना, तो सैटेलाइट भी साथ ही साथ में उस पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, वो हमारी कहलाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है ना, जैसा हमारा पृथ्वी रोटेट हो रही है ना, उसके साथ साथ सैटेलाइट भी रोटेट होता है। तो आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अगर सैटेलाइट को एक लोकेशन पर अगर रख कर छोड़ेंगे ना, तो वो उसी लोकेशन पर रहेगा। कहोगे क्या मतलब है इसका? समझो इस बात को। यहाँ पर अर्थ हुआ, आप समझ लो यहाँ पर ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने सपोज सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, और यहाँ पे हमने इस सैटेलाइट के अंदर जो टारगेट बनाया वो था इंडिया, कि हम लोगों को इंडिया को ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंडिया को ये सैटेलाइट ट्रैक करेगा। अब जब ये अर्थ है, ये तो घूमेगा गोल गोल, है ना, रोटेट हो रहा है, अर्थ यहाँ पर घूम हो जाएगा। तो जब घूमेगा तो सैटेलाइट भी इसके साथ साथ घूमेगी, यानी जो लोकेशन है ये फिक्स रहेगी, ये इंडिया की जानकारी देता रहेगा। तो ये होता है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन, समझ में आ गया सब कुछ। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर जैसे आपने बताया कि ये जीपीएस सिस्टम आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अमेरिका का है, भारत ने खुद का अपना नेविक सिस्टम तैयार कर लिया है, जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या इस प्रकार के सिस्टम और भी किन कंट्रीज़ ने बनाया है? हाँ बिल्कुल बनाया है। तो यहाँ पर आ जाता है अमेरिका, उसके बाद रशिया का भी अपना सिस्टम है खुद का, और चाइना का भी अपना खुद का ये इस प्रकार से सिस्टम है। अब इसी के साथ में भारत जो है यहाँ पर चौथी कंट्री बन जाता है इसी के अंदर में। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा? हम लोग को सारी जो भी ज़मीन पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया की पृथ्वी पर इंडिया की ज़मीन पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती रहेगी। अपने फ़ोन में मैपिंग वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, समुद्र की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हम गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा जो मैपिंग सिस्टम जैसा चलता है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पर अमेरिका की ना होकर भारत की होगी। समझ में आई बात? इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, इससे हम लोग बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन लेकर आ जाएगा ये। जब भारत खुद की टेक्नोलॉजी लेकर आएगा तो इससे यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन आएगा, क्योंकि जैसे जीपीएस सिस्टम बहुत सारे अलग अलग देश जो है यूज़ करते हैं ना,
और इससे यहाँ पर अमेरिका का रेवेन्यू जनरेशन होता है, वैसे ही हमारा भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन होगा। हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में इंडिया से कुछ ही एरिया में यहाँ पर सर्विस मिलेगी, इंडिया से बाहर कुछ एरियाज़ में सर्विस मिलेगी, फिर धीरे धीरे इसको और एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हमारे पास में खुद का अपना कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। ये मैंने आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बता दिया था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको इस प्रकार से इक्वेटर पर देखने को मिलती है, या आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट देखने को मिलता है। बाकी ये जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविक है, या फिर इसको हम IRNSS बोलते हैं, ये क्या है मैंने आपको बताया। 3 सैटेलाइट आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर देखने को मिलती हैं और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस पर। इस प्रकार से ये पूरा सैटेलाइट का सिस्टम नज़र आता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया, ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिवीजन रहेगा और अच्छा रहेगा। तो जीपीएस सिस्टम किसका है? जीपीएस सिस्टम आप कह सकते हो ओन किया जाता है अमेरिका के थ्रू। इसको स्टार्ट किया गया था 1978 में। यहाँ पर आज के टाइम पर 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग ऑर्बिट्स पर। उसके बाद में रशिया का ही इसी प्रकार से सिस्टम है, वो कौन सा है? ग्लोनास। ग्लोनास का मतलब है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने यहाँ पर लॉन्च किया था। ये ऑपरेशनल हुआ था 1982 से। फिर उसके बाद तीसरा है गैलीलियो। गैलीलियो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये स्टार्ट हो गया था 2005 में, इसकी शुरुआत करी गई थी गैलीलियो। फिर उसके बाद में जो जापानीज़ गवर्नमेंट का है, जापानीज़ गवर्नमेंट ने जो ऑपरेट किया है अपना खुद का, वो है QZSS क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। इसी प्रकार से भारत का आपको नेविक देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, PDF के अंदर मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एक और चीज़ निकल कर आती है कि आप लोग पूछोगे, एक सवाल दिमाग में आ भी रहा होगा, सर ये बताओ कि हम लोगों ने अपना सिस्टम बना तो लिया है, तो क्या ये अमेरिका वाले सिस्टम से बेहतर रहेगा? GPS अच्छा रहेगा या नेविक अच्छा रहेगा? तो मैं आपको कहूँगा नेविक अच्छा रहेगा। क्यों? समझते हैं। GPS के अंदर 55 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, नेविक के अंदर 8 सैटेलाइट को, वही मतलब 7 से 8 सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वो लॉन्च करी गई हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल में 7 सैटेलाइटें मेंशन किया गया है, जिसमें से एक सैटेलाइट हमारी फेल हो गई थी, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये बताओ, नेविक के अंदर केवल 8 सैटेलाइट हैं, GPS के अंदर 55 सैटेलाइट, तो तब भी नेविक बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है क्योंकि ये GPS जो है ना 55 सैटेलाइट में पूरे दुनिया भर की कंट्रीज़ को सर्विस दे रहा है। नेविक क्या करेगा? इन 8 सैटेलाइट में केवल और केवल इंडिया को कवर करेगा। समझ में आई बात? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया GPS सिस्टम के जो सैटेलाइट्स हैं, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर देखने को मिलते हैं सारे के सारे। और नेविक वाले सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस के साथ साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर भी नज़र आते हैं। ऑर्बिट की बात करें तो ये लोअर ऑर्बिट पर है, ये हायर ऑर्बिट पर है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है, डुअल फ्रीक्वेंसी है। डुअल फ्रीक्वेंसी मतलब ये हम लोग को ज़मीन की इन्फॉर्मेशन देगा, साथ ही साथ में समुद्र की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाएगा, समुद्र के अंदर की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को यहाँ पर देगा, मैपिंग प्रोवाइड करवाएगा। GPS सिस्टम ग्लोबल लेवल को कवर करता है, पूरे दुनिया को कवर करता है। नेविक सिस्टम यहाँ पर रीजनल लेवल को, यानी पूरे इंडिया को कवर करता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल पाएगा, मणिपुर से यहाँ पर खबर निकल कर आती है। वो यह है कि जो बैट्स हैं, यानी कि जो चमगादड़ है ना, इनको मणिपुर की एक गुफा है, एक केव है, वहाँ से हटाया जा रहा है इन चमगादड़ को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके, लोग वहाँ पर घूमने जा सकें, इस वजह से चमगादड़ों को खाली करवाया जा रहा है उस गुफा से। तो बेसिकली ये यहाँ पर ये जो मणिपुर के अंदर गुफा है ना, वहाँ पे वो गुफा बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज पीरियड है ना, उस समय को ये बिलोंग करती है। मैं आपको बताऊँगा अभी इसके बारे में। चलो फिर देखते हैं इस वाले आर्टिकल को। वैसे आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। तो यहाँ पर बैट्स की पूरी तरह से कॉलोनी थी, जो कि मणिपुर के एक केव सिस्टम के अंदर नज़र आती है। उन सब बैट को खाली करवाया जा रहा है। ये बात कहाँ की है? यह है खांगकुई की। खांगकुई, या फिर आप कह सकते हो इसको हम लोग लोकली खांगकुई मांगसोर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है, चूने से बना हुआ यहाँ पर पूरा गुफा देखने को मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के अंदर उखरुल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये गुफा देखने को मिलती है, जिसको हम लोग खांगकुई मांगसोर के नाम से जानते हैं। यहाँ ये जो केव है, ये ओल्ड स्टोन एज से बिलोंग करती है, बहुत पुराने ज़माने की ये केव देखने को मिलती है। बोला ये जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने सर पर छत ली थी, मतलब कि जो शेल्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो सर पर छत की तरह यूज़ किया था इस गुफा को।
इतनी पुरानी गुफा ये नज़र आती है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश होती है, उसमें यह बताया गया कि इस गुफा को 2016-17 से ही लगातार खाली करवाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ देखने को मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा कगार में चमगादड़ हैं। तो बेसिकली उन चमगादड़ों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके। जब चमगादड़ से खाली हो जाएगा पूरी तरह से गुफा, तो वहाँ पे लोग अंदर घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे किस प्रकार से गुफा है वो, तो वहाँ पे जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर जनरेट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना। तो मणिपुर के अंदर आपको लगभग 12 प्रकार की प्रजातियां बहुत सारी प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं इस प्रकार जो बैट की, चमगादड़ की। तो इसमें से यहाँ पे आप देख पाओगे जो 12 प्रकार की प्रजातियां हैं ना, उसमें से एक प्रकार की प्रजाति आपको ये देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर इसमें पाई जाती है, इस गुफा में पाई जाती है। तो अभी यहाँ पर इनको खाली करवाया जा रहा है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद में बोला गया यहाँ पर एक बैट के बारे में, हॉटस्कॉन बैट के बारे में। जो हॉटसन बैट आपको देखने को मिलता है या हॉटॉन ट्यूब नोज बैट देखने को मिलता है, वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा पिक्चर में। इस बैट का नाम क्या है, हॉटसन बैट है। ठीक है, तो एक नया बैट है जो कि मणिपुर के अंदर पाया गया है। क्लियर हुई बात। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस गुफा के बारे में बता देता हूँ। जो खांगकुई मांगसोर केव है ना, इसको हम लोग लोकली खांगकुई मांगसोर के नाम से जानते हैं। ये नेचुरल लाइमस्टोन केव है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया है। अलग अलग चीज़ें यहाँ से मिली हैं जो कि पेलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती हैं। ये जो केव है ये उखरूल टाउन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस केव का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने अपने रहने के लिए किया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर। अब जैसे कि यहाँ पर काफ़ी चर्चा आ रही है पेलियोलिथिक की, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन एरास के बारे में। जब इन एरा की बात की जाती है तो एक पेलियोलिथिक एरा, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। पेलियोलिथिक कौन सा टाइम पीरियड है, आज से लगभग 10,000 साल पहले का। मेसोलिथिक टाइम पीरियड कौन सा है, आज से लगभग 10,000 से 5,000 साल पहले का। नियोलिथिक यहाँ पर 10,000 से 3,000 साल पहले का। इसको पेलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, जहाँ पर पत्थरों से अलग अलग औजार बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, जहाँ पर उन टूल से, उन औजारों से हंटिंग वगैरह की जाती थी, जानवरों का शिकार किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारा काम हुआ करता था। तो ये ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो टूल्स हैं, जो औजार थे, वो कुछ नए नए प्रकार के होने लगे, कुछ नई प्रकार की तकनीकी आने लगी। जो पॉटरीज होती हैं, मटके वगैरह होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बनाने लगे थे। फिर उसके बाद में न्यू स्टोन एज आता है। यहाँ पर और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ गए थे, है ना। तो यहाँ पर टाउन्स का डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट हो चुका था, आप ऐसा कह सकते हो। तो अभी ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज के अंदर पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, पत्थरों से औजार बनाए जा रहे थे। लेकिन जो न्योलिथिक पीरियड के अंदर न्यू स्टोन एज है ना, नया जो समय आ चुका था, इसके अंदर मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और मेटल से यहाँ पर बहुत सारे औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं इन तीनों ही प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड्स के अंदर। तो ये जो केव है वो पेलियोलिथिक टाइम पीरियड की देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है। देखो रशिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये आप लोगों ने पता ही है। तो रशिया एक बात सभी कंट्री से कह रहा है, ज़्यादातर चाइना और इंडिया से ये बात यहाँ पर रशिया दोहरा रहा है। वो बात यह है कि रशिया को डर है, एक बात का डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है ना, वो रशिया के ऊपर डर्टी बॉम्बिंग करने वाला है। डर्टी बॉम्बिंग क्या होते हैं या डर्टी बॉम्ब्स क्या होते हैं। देखो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है ना, जिससे आप कह सकते हो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह निकलता है। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसी को बैग में भर कर यहाँ पर मार दिया जाता है, उसको यहाँ पर डर्टी बॉम्ब्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ये बेसिकली डर्टी बॉम्ब की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये जो डर्टी बॉम्ब है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन किसी न्यूक्लियर वेपन के जितना खतरनाक नहीं है। डर्टी बॉम्ब से हो सकता है यहाँ पर 1000 लोग मर जाएं, 800 लोग मर जाएं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है पूरे देश भर में, पूरे देश को हिला सकता है। आपने पता होगा हिरोशिमा नागासाकी की, यहीं पर न्यूक्लियर वेपन्स गिरे और आज तक वो जगह याद है सभी लोगों को।
ठीक है ना। तो डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो रशिया बार बार यहाँ पर अलग अलग कंट्री से यही बात कह रहा है कि यूक्रेन हमारे ऊपर डर्टी बॉम्बिंग कर सकता है और डर्टी बॉम्बिंग करेगा। तो डर्टी बॉम्बिंग करेगा तो हम भी यहाँ पर रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने वाले हैं। अब इस चीज़ को लेकर जब ये बात चाइना या रशिया सुनते हैं, सॉरी चाइना और इंडिया सुनते हैं, तो चाइना और इंडिया दोनों ही यहाँ पर रशिया को मना कर रहे हैं कि आपको ये न्यूक्लियर ऑप्शन कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं इनको ये भी बोल दिया है कि कोई भी जो साइड है ना उसको न्यूक्लियर ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। न्यूक्लियर ऑप्शन आपको कहीं से कहीं तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर ऑप्शन कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर और ज़्यादा बर्बादी लाएगा। और इसी वजह से इंडिया को क्योंकि कंसर्न भी है, चिंता भी है, हम लोगों ने आपको पता होगा एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन से बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं यूक्रेन के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को वापस से बुला लिया था। अच्छा, वो कौन सा ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन के अंडर में यूक्रेन से सभी स्टूडेंट्स को वापस से इंडिया लेकर आया गया? लेकिन क्या सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं? ऐसा नहीं है। अभी भी लगभग यहाँ पर 1500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में बचे हुए हैं। तो उनको भी यहाँ पर इंडिया ने बोल दिया है कि आप लोग भी जल्द से जल्द वापस लौट जाओ, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रशिया पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सके यूक्रेन के अगेंस्ट में, अगर यूक्रेन डर्टी बॉम्बिंग करता है रशिया के ऊपर। तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इसको लेकर आज एक अलग से आर्टिकल भी है, वो दोनों को कंबाइन करके मैंने आपको डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलता है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? GEAC ये एक बॉडी का नाम है, इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो इन्होंने यहाँ पर एक अप्रूवल दे दिया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड येट अगेन। मतलब जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, मस्टर्ड यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे जो सरसों शायद बोलते हैं, या आप लोग देख पाओगे, इसको लेकर एक प्रपोजल दे दिया गया है। इस चीज़ को लेकर हाँ भर दी गई है। अब आप कहोगे मतलब समझ में नहीं आया, समझते हैं। देखो पहले यहाँ पर अगर कॉटन की बात करें, यानी जो रुई होती है इसकी बात करें, तो हमारे पास में पहले एक कॉटन की फसल हुआ करती थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इस कॉटन के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया, यानी इस कॉटन के अंदर अलग से किसी और दूसरी स्पीशी का जो जीन है वो ऐड कर दिया, कुछ अलग से इसके अंदर जीन डाला, जिससे इस कॉटन के अंदर चीज़ें बदल गईं। तो यहाँ पर होता यह है कि ये कॉटन और ज़्यादा अच्छा हो गया, यानी इसके जेनेटिक्स के अंदर हमने बदलाव कर दिया, इसके जीन के अंदर हम लोगों ने बदलाव कर दिया। इसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉटन के अंदर यानी फसलों के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो कॉटन के अंदर यहाँ पर जीन को चेंज कर दिया गया, इसको ऑल्टर कर दिया गया। तो इस ऑल्टरेशन के बाद में, इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद में हम लोगों को एक नया कॉटन मिला था जिसका नाम है BT कॉटन, है ना। BT कॉटन ये इकलौता आपको इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में। इकलौती यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप है, प्लांट है BT कॉटन। BT कॉटन एक ऐसी कॉटन है जिसके अंदर कीड़े वगैरह बहुत कम लगते हैं, तो काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि BT कॉटन को ही उगाया जाए। उसी प्रकार का काम यहाँ पर मस्टर्ड के लिए किया जा रहा है। जो मस्टर्ड है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, और इसको लेकर GEAC ने अप्रूवल दे दिया है। इसके बारे में चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है। नाउ फाइनली यहाँ पर एक अप्रूवल दिया गया। आने वाले टाइम पर इसको लेकर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि GEAC की रिसेंटली यहाँ पर 18 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर इन्होंने चर्चा की थी कि हम लोग जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मस्टर्ड के अंदर भी ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे भी बहुत सारे फ़ायदे आने वाले टाइम पर हमको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने BT कॉटन के अंदर काफ़ी सारे ढेर सारे बेनिफिट्स देखे हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आया? अभी यहाँ पर मैं आपको एक और डिटेलिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। नाउ जब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली फसल कौन सी होती है? देखो, एक ऐसी क्रॉप जिसके जीन को, मतलब जिसमें हम लोगों ने बाहर से कुछ आर्टिफिशियल जीन को इंसर्ट कर दिया। यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसी फसल जिसके जीन में हम लोगों ने बाहर से कोई दूसरे प्रजाति की, दूसरे स्पीशी की जो जीन है वो ऐड कर दी। अगर हम लोग दूसरी स्पीशी की जीन ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो फसल है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कॉटन के अंदर हम लोगों ने बाहर से एक दूसरा जीन ऐड किया, तो इससे जो कॉटन है वो BT कॉटन बनकर आया। और BT कॉटन आज के टाइम पर इस पर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, अब अपने आप में इसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो क्या
जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। तो हाँ देखो, सरकार ने जो बीटी कॉटन है ये इसको अप्रूवल दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जैसे जीएम मस्टर्ड है, इसका अप्रूवल के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने अभी करंट अफेयर में डिस्कस भी किया है। जो सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है ना अप्रूव किया गया था कमर्शलाइजेशन के लिए, वो था बीटी कॉटन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीटी कॉटन को सबसे पहली बार हम लोगों ने कमर्शलाइजेशन के पर्पस पर अप्रूवल दे दिया था। और इसी के साथ में आप देखोगे इंडिया करेंट टाइम पर दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है कॉटन का, जिसमें सबसे ज़्यादा बीटी कॉटन का प्रोडक्शन भारत करता है। बहुत सारा बीटी कॉटन वाला जो ये वाला कॉटन है वो इंडिया के अंदर उगाया जाता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है, ये जो अप्रूवल दिया है ये कौन सी बॉडी ने दिया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने। तो ये GEAC क्या है, आओ थोड़ा सा जान लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का जो काम है, जो ये फंक्शन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी बॉडी आती है। नाउ ये जो कमेटी है ना, इसका काम यहाँ पर यह है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग को इसके ऊपर काम करना, जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर चेंज करने के बाद में उसको रिलीज़ करना है ना, लेकर आना, तो वो बेसिकली ये काम करता है। बाकी जो ये GEAC है, इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर किया जाता है, इसको हेड किया जाता है एक स्पेशल सेक्रेटरी, या फिर आप कह सकते हो एडिशनल सेक्रेटरी, जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही इसको चेयर करते हैं, वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। बाकी इसको को चेयर कौन करता है? तो को चेयर करा जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। बाकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। चलो फिर आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब हम लोग चलेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल बात करता है डिसेबिलिटी के बारे में, है ना। फिर एक एडिटोरियल ये बात करता है फ्रीबीज के बारे में। फिर एक और एडिटोरियल यहाँ पर है, वो मैंने अलग न्यूज़पेपर से लिया है, हिंदुस्तान टाइम्स से, जो कि काफ़ी अच्छा है। वो क्लाइमेट रिस्क के बारे में बात करता है, क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब की हम देख पा रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन बोलता है, एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट, न्यूअर मैकेनिज्म आर नीडेड फॉर शॉक प्रूफिंग द अर्बन पुअर। कमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि एक करंट अफेयर में एक एडिटोरियल है हिंदुस्तान टाइम्स का, तो वो एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो उसी एडिटोरियल से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उससे समझकर आप यहाँ पे आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन ये बोलता है कि आप देखोगे करंट टाइम पर बहुत सारे वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा बाढ़ आई है ना, बारिश हो रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिले हैं, और बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो खासकर शहर के अंदर गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नए तरीके की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस अर्बन पुअर वाली सिचुएशन को ठीक कर सकें। शहर के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है, शहर के अंदर जो गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों का, उसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। उसके लिए हमें नई नई चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसको लेकर आपने एक आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, मेंस वाला ऑब्वियसली। वहाँ पर लगभग 35,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कर लेना, और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करना। देखो, एक काम ये ज़रूर करना है कि एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जैसे ही आप लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो कि दूसरे में या फिर आपके पास नहीं थे। तो यहाँ पे उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। साथ ही साथ सामने वाले की जो मिस्टेक्स हैं उसको आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? चलो ना, फिलहाल जो ये एडिटोरियल आपको देखने को मिलता है, ये बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स का है, जैसा आप लोग को ये दिख रहा होगा। ओपिनियन पेज पर आया है, इंसुलेट अर्बन पुअर फ्रॉम क्लाइमेट शॉक करके इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की हेडिंग है। अब इस एडिटोरियल से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए गए हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ में डायरेक्टली शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने स्क्रीन पर नीचे देखना है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे हम लोग बात करते हैं एडिटोरियल की, तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये आती हैं कि सर, ये आप जो भी हमारी शॉर्ट न्यूज़ होती हैं उसको अच्छे से कवर करवा देते हो, है ना। शॉर्ट न्यूज़ के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब हम लोग को मिल जाती है।
एडिटोरियल में एक आध एडिटोरियल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप लोगों की डिमांड यहाँ पर यह आती है बहुत सारे कि सर जितने भी एडिटोरियल आप डिस्कस कर रहे हो सबको लेकर हमारे पास में कुछ की पॉइंट्स आप प्रोवाइड करवा दो, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर प्रोवाइड करवा दो कि हम लोग उसके नोट्स बना सकें या फिर उसको डायरेक्टली लिख सकें। तो यहाँ पर इस प्रकार से डिमांड बहुत सारी आती है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऐसा करना चाहिए कि जो भी एडिटोरियल है उसके जो पॉइंट्स हैं वो अलग से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ निकाल कर कि ये एडिटोरियल है, इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे कि एक लंबा सा एडिटोरियल है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 4 से 8 पॉइंट जो निकल कर आते हैं वो आपको अलग से बता दिया जाए। आप लोग अगर से सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलो फिलहाल हम लोग अपने इस वाले पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर जो राइटर है ना वो क्या बात करते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि देखो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में, यानी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग इवेंट्स आए। मुंबई के अंदर, हैदराबाद में, बेंगलुरु में बहुत तगड़ी तरीके से हम लोगों ने बाढ़ देखी है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है और बाढ़ वाली न्यूज़ हम लोग ने रेगुलर बेसिस पर कवर भी करी है। और ये जो बाढ़ है ना केवल मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के अंदर, जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली है। और एक तरफ तो ये बाढ़ आ रही है, यह हमने देखा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के अंदर। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हीट वेव आया, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी और उस गर्मी की वजह से जो हमारे गेहूं का प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर गर्मी बढ़ रही है, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे फसलों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लगातार क्लाइमेट बदल रहा है, ये सभी लोगों के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा बुरे हालात किसके हो जाते हैं इसके अंदर? जो गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट लोग हैं या वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आते हैं, इन लोगों के हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं इन क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनको बहुत कुछ फेस करना होता है ना। इनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। मतलब क्या है, आगे समझाता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है दुनिया भर में, इससे आधे से ज़्यादा जनसंख्या करंट टाइम पर शहरों के अंदर रह रही है और लगातार दुनिया भर में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इस ग्रोथ के साथ में जो अर्बन पुअर्स हैं, क्योंकि लोग शहर की तरफ जब बढ़ रहे हैं ना, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, तो शहर के अंदर जो गरीबी है, जो पुअरनेस है, और शहर के अंदर जो अर्बन पुअर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री के अंदर सिचुएशन अलग है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अर्बन पुअर वाली सिचुएशन बुरी तरह से अफेक्ट करती है। नाउ ये जो अर्बन पुअर है ना, ये स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस को यहाँ पर बुरी तरह से आप कह सकते हो, मतलब कि जो अर्बन पुअर खासकर आपको देखने को मिलते हैं शहर के अंदर, जो काफ़ी सारे गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। उन्होंने यहाँ पर एक अलग सी जगह पर घर बनाया था, वहाँ पे रह रहे थे, बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया साथ में, अगेन बहुत नुकसान हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर अर्बन पुअर वाले लोग फेस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज है वो अर्बन पुअर को आखिरकार नुकसान पहुँचा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट राइटर ये बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है ना, क्लाइमेट चेंज जब देखने को मिलता है तो इससे अलग अलग डिज़ास्टर आते हैं, है ना, फ्लड जैसा, ये जो अलग अलग प्रकार के डिज़ास्टर देखने को मिलेंगे। और जो गरीब लोग रह रहे हैं खासकर शहर के अंदर स्लम एरियाज़ में, इनके ऊपर रिस्क इन चीज़ों का बढ़ जाता है। नेचुरल हैज़ार्ड का रिस्क बढ़ जाता है। कहीं दूर पर घर बना रखा है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ पर घर डूब जाते हैं, उसके अंदर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ के अंदर घर वर बह गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी हैज़ार्डस सिचुएशन निकल कर आते हैं जिससे जो अर्बन पुअर है ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो बेसिकली यहाँ पर बुरी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं। तो पहला तो आपको ये देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज उनको किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, लगातार वेदर के अंदर जो ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लगातार बाढ़ आ रही है, लगातार हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क डेज है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर पुअर पीपल है वो क्या करते हैं ना, रोज़ काम करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, उससे यहाँ पर उनका घर चलता है।
तो वर्क डेज यहाँ पर कम हो जाती हैं इन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके साथ साथ आप देखोगे जब उनकी अर्निंग कम हो गई तो लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हाउसिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बेसिकली इस प्रकार से इनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो कोई बाढ़ आ गई थी, अब मान लो बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो एक पहली चीज़ तो यहाँ पर उस अर्बन पुअर को उस बाढ़ से प्रॉब्लम हुई। दूसरा, जब सिचुएशन ठीक हुई तो उस बाढ़ की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल गई, मच्छर की वजह से और जो गंदगी की वजह से मलेरिया डेंगू फैल गया। तो अब वो जो बीमारी है उसका जो बर्डन है वो उसके ऊपर पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से अर्बन पुअर को अफेक्ट कर रहा है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बताया एक और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो है लॉस ऑफ हाउसिंग। यानी कि बहुत सारे घर यहाँ पे बना रखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। यानी कि देखो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर होता नहीं है। अब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, प्रॉपर मजबूती से बना नहीं है, ज़्यादा लागत लगी नहीं है, तो कोई फ्लड आया तो वो सारी चीज़ें बहा ले जाता है। तो इससे यहाँ पर फ्लड्स के टाइम पर खासकर अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है घरों को, ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पर घर के ऊपर नुकसान हुआ, और नुकसान जब हुआ तो वो सोचते हैं यार कि चलो हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए, लेकिन उस सपोर्ट के अंदर भी जो रिस्पॉन्स है उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि वो व्यक्ति जो अर्बन पुअर लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बाढ़ की वजह से घर बह गया। अब हुआ क्या, अब उनको एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है अपने आप में बहुत डिले है। घूमते फिरते यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया तो दे दिया, वरना रिस्पॉन्स ना मिला, वही ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इससे यहाँ पर डिलेड रिस्पॉन्स की वजह से आप कह सकते हो ना, उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्बन पुअर के ऊपर। नाउ अब यहाँ पर एक सवाल और राइटर मेंशन करते हैं, व्हाट कैन बी डन टू शील्ड द अर्बन पुअर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो अर्बन पुअर के ऊपर ज़्यादा ना पड़े, किस किस प्रकार के कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो है इंश्योरेंस स्कीम, है ना। एक इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा सकती है। इंश्योरेंस स्कीम कहीं ना कहीं लोगों को मदद कर सकता है अलग अलग प्रकार के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो राइटर ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, जैसे मान लो किसान भाइयों ने कहीं पर फसल लगा रखी है, अब बाढ़ की वजह से वो फसल डैमेज हो गई है और उस फसल का पहले से बीमा करा रखा था इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, तो क्या होगा, उनको यहाँ पर अपने लॉस का जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा, है ना। फार्मर्स को इतना नुकसान फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार की हमारे पास में एक और योजना होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए प्रधानमंत्री गृह बीमा योजना। यानी आप अपने घर का भी इंश्योरेंस करवा सको कि कोई फ्लड वगैरह आता है, कोई बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड होता है, तो वहाँ पे अगर आपके घर को नुकसान होता है तो आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल सके और आपको कोई यहाँ पर परेशानियाँ ना फेस करना पड़े। तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा कि अभी सिचुएशन ये होती है कि एक व्यक्ति अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका घर बह गया है, तो उसको रिस्पॉन्स बहुत लेट मिल रहा है, तो उस टाइम पीरियड को हमें कम करना होगा। आपको तुरंत यहाँ पर रिस्पॉन्स देना होगा, तुरंत आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने होंगे, है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पर उनको बेनिफिट्स दोगे, डायरेक्टली यहाँ पर उनका बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर दोगे, तो उनसे उन व्यक्ति को लगेगा कि यार है हमारे साथ में कोई खड़ा हुआ है। तो उनके ऊपर जो मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था ना, वो बेसिकली नहीं पड़ेगा, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। इंश्योरेंस क्लेम्स आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसका भी इंश्योरेंस है तो उसको आप इंश्योरेंस का अमाउंट तुरंत दे सकते हो, इसमें बिल्कुल भी डिले ना किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पर एक विश्वास मिले और आपके साथ में कॉन्टैक्ट बना कर रखें। तीसरा काम किया जा सकता है रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शहरों की सरकार देखने को मिलती हैं, ये आराम से इन रिस्क को एड्रेस कर सकती हैं। लोकल गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेसिक सर्विस को प्रोवाइड करवाने में, और वो बेसिक सर्विस बेसिकली अर्बन पुअर को दी जाती हैं। तो जो शहर के अंदर ऑफिशियल्स हैं, इनको क्या करना होगा, लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना होगा। लोकल गवर्नमेंट को अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, ताकि कोई भी डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पर सबसे पहले लोकल सरकार खड़ी रहे उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए। क्लियर हुई बात। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप अब आप यहाँ पे अपना जो आंसर है वो आराम से लिख पाओगे। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं।
नाउ जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंटरटेनमेंट कंटेंट। अब क्या है मतलब, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने डिसेबल पर्सन के बारे में सुना है ना। मतलब डिसेबिलिटी की वजह से वो जो व्यक्ति है उनकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो काफ़ी कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब जैसे कि यहाँ पर वो अपना पूरी तरह से पोटेंशियल नहीं दे सकते किसी काम के प्रति, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर एम्पेयरमेंट की वजह से वो प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है ना, वो राइटर मेंशन ये करते हैं कि डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है ना वो प्रॉपरली उनको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो डिसेबल पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जिनको देखने में परेशानी है, बहुत सारे डीफ लोग हैं जिनको यहाँ पर सुनने में दिक्कत है, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर अगर वो एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहें तो यहाँ पर किसी किसी लोग को यहाँ पर एक कंटेंट मिल पाता है, किसी किसी लोग को नहीं मिल पाता है। तो उस एंटरटेनमेंट कंटेंट को उस कंटेंट का जो एक्सेस है वो इन लोगों तक बहुत आराम से पहुंच पाए, बहुत आसान हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए ताकि इन लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन लोगों का जो एन्जॉयमेंट है वो बढ़ पाए। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर राइटर क्या कहने की कोशिश करते हैं। राइटर यहाँ पर पहले एक पॉइंट उठाते हैं, वो है अनटैप्ड पोटेंशियल। मतलब क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पर बोला दो सबसे महत्वपूर्ण टूल हैं, दो इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हमारे एंटरटेनमेंट कंटेंट को डिसेबल फ्रेंडली बना सकते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग जो दिव्यांगजन है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से वो एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ब्लाइंड पीपल है, ठीक है ना, यानी कि वो देख नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, एक मूवी के साथ में ऑडियो डिस्क्रिप्शन चला दिया जाएगा। ऑडियो डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे ऑडियो बुक होती है ना, कि मतलब ऑडियो में आपको पूरी कहानी सुना दी जाएगी, तो एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन उन लोगों के लिए होना चाहिए कि किसी मूवी का किसी भी एंटरटेनमेंट कंटेंट मतलब किसी भी कोई मूवी है या कुछ भी यहाँ पर कंटेंट कंज्यूम करना चाहें तो अपने कान में ईयरफोन लगाएं और ऑडियो बुक की तरह यहाँ पर सुन जाएं। मतलब एक स्टोरी फॉर्म में होनी चाहिए ताकि उनको ये चीज़ें मिल पाएँ अच्छे से। तो ये तो हो गया ब्लाइंड पीपल के लिए। बाकी कोई अगर डीफ है जिनमें सुन नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए सब टाइटल्स को ऐड करना चाहिए। कंटेंट के अंदर सब टाइटल को नीचे लगा देना चाहिए। सब टाइटल होता है ना कि नीचे लिखा हुआ आता है, जो भी बोल रहे हो वो सब नीचे लिखा हुआ रहा है, तो वो चीज़ें लगा देनी चाहिए। तो वो सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन वो कंटेंट को देख रहे हैं, सब टाइटल्स को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो ब्लाइंड पीपल है जो देख नहीं पा रहे हैं, वो बेसिकली उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो ऑडियो में सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, वो आराम से सुनकर उस चीज़ को समझ सकेंगे, फील कर सकेंगे। तो जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है ना, उनका एक्सेस ऐसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लाइंड और डीफ दोनों लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है ना। वो बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। राइटर मेंशन करते हैं कि इंडिया के अंदर जो इन दोनों ही टूल का जो पोटेंशियल है ताकि एंटरटेनमेंट कंटेंट को डिसेबल पर्सन फ्रेंडली बनाया जा सके, ये बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। हम लोग डिसेबल पर्सन तक ये कंटेंट इस प्रकार से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। ज़रूरत है हमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स की, जो कि इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। जबकि आप लोग देखोगे जो भी हमारे डिसेबल पर्सन है उनके लिए खुद एक एक्ट बनाया गया है। कौन सा एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट आपको देखने को मिलता है। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये बेसिकली डायरेक्टली गाइडेंस देता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। जो भी डिसेबल पर्सन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए काम करता है। इस एक्ट का जो सेक्शन 29H है ना, वो क्या बात करता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनने में परेशानी है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं टेलीविज़न प्रोग्राम को ले सकें, टेलीविज़न प्रोग्राम को फॉलो कर सकें। उनके लिए सबटाइटल्स होने चाहिए, साइन वाले लैंग्वेजेस होने चाहिए। साइन बना बनाकर यहाँ पर चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो बेसिकली वो यहाँ पर बात रखी गई है। तो सेक्शन 29H के अंदर बोला गया सरकार को उस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। और इसी एक्ट का सेक्शन 42 जो क्लॉज 2 है, वो भी ये बात करता है कि जो सरकार है ना, उनको इंश्योर करना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल हैं, उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट पहुंचता रहे। कोई ब्लाइंड है तो उसके पास में ऑडियो डिस्क्रिप्शन में कंटेंट पहुंच जाए। कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी को यहाँ पर आप कह सकते हो कि सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो साइन लैंग्वेज के थ्रू किया जा सकता है। हाथ से साइन बनाते हैं ना, अलग अलग साइन बना के पूरी कहानी समझा दी जाती है, तो साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाए।
मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये सभी लोग कंटेंट को कंज्यूम कर पाएँ, इस प्रकार के इनके पास में खुद राइट्स हैं, खुद हक हैं, और सरकार को ये काम इंश्योर करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक लेटर भी दिया था सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को, और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक काम ये करना कि जो भी आप लोग यहाँ पर फिल्म का प्रोडक्शन करोगे उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन रखना और सबटाइटल्स को रखना, ताकि हम लोग अपने डिसेबल पर्सन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। तो ये काम यहाँ पर किया गया था, इस प्रकार की मांग यहाँ पर रखी गई थी। क्लियर हुआ? लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। कुछ ही मूवीज़ ऐसी देखने को मिलती हैं, कुछ पिक्चरें ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पे ऑडियो डब देखने को मिलेगा, मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जैसे संजू है, अकबर वॉल्टर है ना, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मूवीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस हैं ना, इसके बारे में वो कन्विंस नहीं हो पाए। मतलब इन्होंने इसके ऊपर काम करना सही नहीं समझा कि यहाँ पे एक फ़िल्म जो है इसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन निकाली जाए, ऑडियो में निकाली जाए, ताकि यहाँ पर जो ब्लाइंड पीपल हैं वो उसको सुन पाए आराम से, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो सुन सकें आराम से। तो इसके ऊपर अभी तक काम हो नहीं पाया है। तो वही बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि सर ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता है होता क्या है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको एक दिक्कत यह है कि उनके प्रति सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, और उस भेदभाव की वजह से इन डिसेबल पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मानसिक रूप से यहाँ पर उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स और इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक एंटरटेनमेंट कंटेंट मिलेगा ना, तो इस मेंटल डिस्ट्रेस से वो डिसेबल पर्सन निकल पाएगा बाहर, है ना। उस कंटेंट को कंज्यूम कर कर वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। तो वो बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। जैसे अगर आपको अकेले मिल जाए तो अकेला फ़ोन चला के पूरा टाइम निकल जाता है ना, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन बात यहाँ पर की जाती है स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। अब इसका मतलब क्या है? राइटर ये बोलते हैं कि पहला काम जो मिस्टर मिनोका हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो आज के टाइम पर ये बोलते हैं कि ज़्यादा डिमांड है नहीं ऑडियो डिस्क्रिप्शन की भारत में, तो इस वजह से हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो यूज़र की जो वॉइस है यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करना, ऑडियो डिस्क्रिप्शन को तैयार करना, तो बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा हम खर्चा इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। डिमांड होती तो इसके ऊपर काम किया जाता। तो राइटर बोलते हैं डिमांड की किया, जितने लोग हैं अभी वो जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको आप लोगों को सपोर्ट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो ना। स्टूडियोज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो डिसेबल फ्रेंडली कंटेंट है, जब आप इसको बनाना स्टार्ट करोगे तब यहाँ पर अपने आप जो डिमांड है वो इमर्ज होती हुई नज़र आएगी, है ना। आप स्टार्टिंग में ही कमर्शियल वे में नहीं सोच सकते, आप लोगों को लोगों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करना होगा। दूसरा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो डिसेबल फ्रेंडली जो कंटेंट है वो इसलिए भी नहीं लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, एडिक्वेट टाइम नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसा यहाँ पर फिल्म मेकर्स का कहना है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर सकें। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो मेंशन ये किया जा रहा है जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल सिटीज़न है, उनको भी यहाँ पर पूरा हक है कि वो एंटरटेनमेंट कंटेंट को एंजॉय कर सके अपने चॉइस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे सभी लोगों के पास में इक्वल राइट्स हैं, वैसे उनके पास में भी राइट्स मिल सकते हैं, वो भी कंटेंट को कंज्यूम कर सकें। तो इसको लेकर हमें कहीं ना कहीं एक कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ जो अगला एडिटोरियल है ये बेसिकली स्टेट ऑफ प्ले है। अब स्टेट ऑफ प्ले है हम डिस्कस नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर राज्य को लेकर खबर है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर कोशिश की गई फ्रीबीज को देने की, है ना। फ्रीबीज मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्शंस के लिए फ्री में यहाँ पर पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। तो वैसे ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इससे आंध्र प्रदेश को बहुत सारा लोन लेना पड़ा सरकार से, यानी हमारी केंद्र सरकार से बहुत सारा पैसा यहाँ पर एज अ लोन लेना पड़ा, और उस लोन की वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार की बहुत आलोचना भी हुई है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की सरकार है आज के टाइम पर, यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर अपनी आगे की इलेक्शन की सीट बचाने के लिए जो अलग अलग स्कीम्स चला रखी हैं, जहाँ पर इनका टारगेट है 15,000 20,000 रुपये महीना लोगों को देना, है ना। तो वो स्कीम्स यहाँ पर इन्होंने कोविड-19 में भी कंटिन्यू करते रहे।
भले यहाँ पर इनकी कमाई कुछ भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जगह से लोन लिया, बोरो किया और उसके बाद यहाँ पर इन स्कीम्स को कंटिन्यू किया ताकि आगे इलेक्शंस के अंदर ये बने रहें। तो वो बात यहाँ पर अलग अलग जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके थ्रू क्रिटिसाइज़ भी की गई है कि देखो ये जो फ्रीबीज़ है ना, ये इतना सही भी नहीं है जिस प्रकार से ये काम पर दिखाया जा रहा है। फ्रीबीज़ कहीं ना कहीं नुकसान में डाल सकती हैं, जैसा कि आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर हुआ है। श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले हैं, उस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स ये प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं। और ना केवल आंध्र प्रदेश के साथ साथ पंजाब, बिहार, राजस्थान, ये कुछ अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फ्रीबीज़ दिया जा रहा है। और इन राज्यों के अंदर जो डेट है, जो खासकर आप कह सकते हो कि इन राज्यों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका है, इनको कर्जा चुकाना भारी पड़ जाएगा आने वाले टाइम पर अगर ये ऐसा ही करते रहे तो। नाउ अब हम समझते हैं आखिरकार ये फ्रीबीज़ की पॉलिटिक्स है क्या भारत के अंदर में। तो फ्रीबी पॉलिटिक्स इन इंडिया, आओ डिस्कस करते हैं। बात की जाती है सबसे पहले फ्रीबीज़ के बारे में। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो प्रॉमिस करती हैं क्या, अलग अलग प्रॉमिस, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, है ना, यहाँ पर आप लोगों को डेली वेज वर्कर्स को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग गैजेट्स देने की बात की जाती है, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है ताकि वो अपना वोट बैंक को सिक्योर कर सकें, है ना। इलेक्शन से पहले सारे वादे किए जाते हैं, हम ये सब कुछ देने वाले हैं ताकि लोगों से वोट अपनी तरफ खींचा जा सके। और ऐसे बहुत सारे राज्यों ने काम किया भी है, लोन के ऊपर छूट देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, टीवी देंगे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको ये सब कुछ मिलेगा। क्या ये वाकई में फ्री है? एक बात आप लोग खुद सोचो। या पैसों से तो ऑब्वियसली बात है आ रहा है, लेकिन ये पैसा सरकार के पास में कहाँ से आया? ये सब टैक्स आया है। और वो टैक्स कौन सा है? जो कि आपने पे किया है, आपने यहाँ पर सारा टैक्स दिया है सरकार को, तो आपके ही पैसों से फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो सब यहाँ पर फ्रीबीज़ वाली कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है, जब फ्री में ये चीज़ें दी जाती हैं ताकि अपने वोट को सिक्योर किया जा सके। इसी को हम लोग फ्रीबी पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि मतलब क्या गलत है इसके अंदर, तो ऐसा होता है। अब इस फ्रीबीज़ वाले कॉन्सेप्ट के फेवर में बहुत सारे लोग हैं, यानी इसका समर्थन करते हैं, और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं जो कि इसका विरोध भी करते हैं। तो आओ समर्थन और विरोध दोनों को ही हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग फेवर वाले की बात करें तो वो लोग ये बोलते हैं कि फ्रीबीज से ग्रोथ होती है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सस्ते दाम में राशन आपके घर तक आता है, बीच में फ्री में भी आया था। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रोज़गार प्रोवाइड करवाने का काम करती है, एजुकेशन को सपोर्ट मिलता है, हेल्थ को सपोर्ट मिलता है, और पेंडेमिक में ऐसा हुआ भी। तो फ्रीबीज़ की वजह से ग्रोथ बढ़ती है, काफ़ी लोगों का कहना यह है। तो फेवर वाले लोग यहाँ पर पहला पॉइंट ये बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये बोलते हैं कि फ्रीबीज़ की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बूस्टअप मिलता है। अब इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिलने का मतलब क्या है पता है? जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु और बिहार की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु और बिहार के अंदर क्या हुआ, महिलाओं को सिलाई करने वाली मशीन्स प्रोवाइड करवाई गई। अब सिलाई करने वाली जो मशीनें जब दी गई तो तमिलनाडु और बिहार ने कहीं ना कहीं से तो मंगा कर दी होगी। तो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर पूरा ऑर्डर दे दिया कि भैया आपको इतनी मशीन्स बनानी हैं। तो इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर एक बूस्टअप देखने को मिल गया है। इंडस्ट्रीज़ ने इतने सारे ऑर्डर बनाकर सरकार को दिए इन्होंने, और फिर उसके बाद में इससे क्या हुआ, ये सारी मशीन्स बांट दी गई। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर एक बूस्ट मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, किसी राज्य के अंदर अगर फ्रीबी मिल रही है तो उसका पड़ोसी वाला राज्य वो भी डिमांड करता है, वो भी एक्सपेक्ट करता है अपनी सरकार से कि भैया मुझे भी फ्रीबी मिलनी चाहिए, मुझे भी फ्री में ये चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। इस प्रकार की डिमांड उसकी भी रहती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फेवर देखने को मिलता है हेल्पर लेस डेवलप्ड स्टेट्स। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विकास इतना है नहीं, तो उनको बहुत मदद कर सकता है। वहाँ पे जो लोग हैं ना उनको अपलिफ्ट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, उनको और ऊपर लेकर आ सकता है, बाकी सोसाइटी के बराबर लेकर आ सकता है ये फ्रीबीज़। ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो कि फेवर में है। अब आते हैं फ्रीबीज़ के डाउन साइड्स के अंदर कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहली बात, फ्रीबी ना मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। मतलब क्या है ना कि देखो जो भी पॉलिटिक्स चल रही है फ्रीबी की, यहाँ पे जो पैसा खर्चा जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, बहुत सारा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट कर सकता है इकोनॉमिकली। ये सारा पैसा कहाँ से लेकर दिया जा रहा है? ये सब पैसा आपका टैक्स का है। चलो ठीक है, ये पैसा डेवलपमेंट की जगह आपने यहाँ पर इस प्रकार से फ्रीबीज़ के अंदर इस्तेमाल कर दिया।
दूसरा यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि सरकार के पास में पैसा ख़त्म हो गया है तो तब भी ये फ्रीबीज देनी है, तो उसके लिए सरकार ने भर भर के लोन ले लिया, बहुत सारा लोन ले लिया और वो लोन ले रखा है ताकि फ्रीबीज दिया जा सके। लोन लेकर फ्री में यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सरकार के ऊपर इसका बर्डन बढ़ता है। फिर एक ये देखने को मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ स्टेट फिजिकल सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, जो खासकर कर्जा है, वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। एक और पॉइंट ये निकल कर आता है अगेंस्ट में, वो ये है कि जो फ्रीबीज है ना, ये फ्री और फेयर इलेक्शन कॉन्सेप्ट के पूरे अगेंस्ट में है। क्योंकि हम लोग बात ये करते हैं, प्रॉमिस ये करते हैं कि जो भी भारत के अंदर इलेक्शंस होंगे वो फ्री और फेयर होंगे, कायदे से यहाँ पर इलेक्शंस किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लालच दे देकर, अनएथिकल प्रैक्टिस की तरह यहाँ पर इलेक्शंस किए जा रहे हैं। एक घूस दे देकर, यहाँ पर लालच दे देकर कि आपको फ्री में ये मिलेगा, तो इस प्रकार से वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है ना। तो ये इसके अगेंस्ट में देखने को मिलेगा। फिर एक बात ये बोली गई है कि इसका नुकसान ये भी है कि ये एनवायरमेंट के खिलाफ चले जाता है, एनवायरमेंट के अगेंस्ट में चला जाता है। अब आप कहोगे एनवायरमेंट के अगेंस्ट में चला जाता है, ऐसा कैसे? समझो इस बात को। फ्रीबीज के अंदर बहुत सारी सरकारें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्री में देती हैं। और आपको पता होगा ये सभी की मेंटेलिटी है कि भैया अगर जो पैसे मिल रहा है उसको 1 लो, जो फ्री में मिल रहा है उसको 2 से 3 उठाओ। तो अगर फ्री में बिजली मिल रही है तो उसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। तो बिजली बन कैसे रही है? बिजली बन रही है कोयले को जलाकर। और अगर बिजली के ऊपर फ्रीबीज दे रहे हो, फ्री में फिर बिजली भी दे रहे हो, तो इससे बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है ना बहुत दबा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिजली बन कैसे रही है? कोयला जलाकर। तो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ होगी तो बनानी भी ज़्यादा पड़ेगी, और बनाओगे तो कोयला ज़्यादा जलाना पड़ेगा। तो इससे आप कह सकते हो ये एनवायरमेंट के अगेंस्ट में भी चला जाता है। उसके बाद में एक लास्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है, ये क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि आप अगर लोन के ऊपर छूट दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को लोन के ऊपर छूट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रेडिट कल्चर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म करता हुआ नज़र आता है ना। कि फिर यहाँ पर बैंक जो है ना उधार देना बंद कर देती हैं, इस प्रकार से लोन देना बंद कर देती हैं। तो ये यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आती है फ्रीबीज के अंदर में। आई होप आपको यहाँ पर ये एडिटोरियल भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये था हमारा आज का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। नाउ अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, अपने आज की वोकैबलरीज़ को देखेंगे। तो एक सेकंड रुको, ये रही आज की वोकैबलरी। आज का सबसे पहला वोकैब आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आता है कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है विचारशील या फिर थॉटफुल। देन आता है गॉजिंग। गॉजिंग मतलब टू एस्टिमेट और जज या फिर अनुमान लगाना। देन आता है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव मतलब इंक्रीजिंग बाय 1 एडिशन आफ्टर अनदर, एक एक करके बढ़ते रहना, या फिर आप कह सकते हो लगातार बढ़ता हुआ, वो कहलाता है कुमुलेटिव। देन आता है अबेयंस। अबेयंस मतलब होता है निलंबन, या फिर आप इंग्लिश में बोले तो सस्पेंशन को हम लोग अबेयंस के नाम से जानते हैं। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। नाउ अब हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का अंत करते हैं। तो 2020 का क्वेश्चन था, इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपने यहाँ पर देखा। इसका करेक्ट आंसर वैसे आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, 1 और 3। यानी कि जो इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, ये वाकई में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है। और दूसरा यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन देखने को मिलता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलो फिर नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बाकी आप लोग यहाँ पर अपनी राय ज़रूर देना कि इस चीज़ को लेकर जो एडिटोरियल पर आपसे मैंने एक सवाल पूछा था उसको लेकर।